Hi, hello and welcome students. Welcome to this session. Myself Prashant Gupta welcoming you all. और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी। वो इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में किसी भी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देती है। तीनों इक्वेशन क्या थी? दैट v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square और v square is equals to u square plus twice as। ये तीन इक्वेशन कब थी? जब मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हो बच्चे? एक कांस्टेंट वैल्यू हो। ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड हैं जब आपके पास एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू हो। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले हमको एक चीज और पढ़नी होती है, जिसको बोलते हैं फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि आपने किसी चीज को ग्रेविटी के अंदर छोड़ दिया है, किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया है, किसी वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया है, और जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज वर्टिकल। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में मोशन की बात हो रही है, एक्स डायरेक्शन में किसी भी मोशन की बात नहीं हो रही। वर्टिकल मोशन है, या तो चीजें ऊपर जा रही हैं या तो चीजें नीचे आ रही हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब मैं इसमें तीन केसेस की बात हो सकती है। क्या कर सकते हो? लेट सपोज मेरे पास कोई एक बॉल है और इस बॉल को किसी इनिशियल स्पीड यू से मैं ऊपर फेंक देता हूं। क्या होगा सर? थोड़ा ऊपर जाएगी, रुकेगी और फिर नीचे आ जाएगी। यही काम होने वाला है। तो मैंने बोला कि लेट सपोज ये बॉल ऊपर जाती है और जाते जाते एच हाइट तक ये ऊपर जाती है। ठीक है, यहां तक ऊपर जाती है एच हाइट तक, और उसके बाद दोबारा वापस लौट के नीचे आती है। ठीक है भाई, दोबारा लौट के वापस आ गई। कोई इशू तो नहीं इसमें। तो जब ये ऊपर गई तो आपको कुछ हाइट एच के बारे में पता चला, और इसको ऊपर जाने में कुछ टाइम टी भी लगा होगा। यहां से लेके ऊपर जाने में कुछ टाइम टी लगा होगा, और टोटल एक सेम लेवल से जहां से इसको फेंका है, ऊपर जाने का टाइम स्मॉल टी, वापस नीचे आने का टाइम फिर से स्मॉल टी। तो इसको ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी, इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब कि एक पार्टिकल आपने जिस लेवल से फेंका था उसी लेवल तक वापस आने में कितना टाइम लगा, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इन दो चीजों की हम लोग बात करेंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो जब भी कोई चीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई चीज ग्रेविटी में मूव करती है तो उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स अर्थ होती है, ऑलवेज, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। और क्योंकि हम ग्राउंड की बात करते हैं तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि ये जो डायरेक्शन है कैसी है? डाउनवर्ड, या कह सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, या नीचे की डायरेक्शन में आपका जो जी है वो काम करेगा। ये होगी डायरेक्शन जी की। क्योंकि हम तो सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस से हमने बॉल फेंकी थी, तो अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने बॉल फेंकी, तो इसके लिए जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ से आपने बॉल ऊपर फेंकी तो इसके लिए जी डाउनवर्ड, तो जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका काम करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर ये मुझे समझ आ चुका है, अब मैं दो बातें करूंगा। पहली चीज क्या, कि अगर आपने इस बॉल को किसी स्पीड यू से फेंका था, तो क्या इसकी ऊपर जाते जाते स्पीड कम हो रही है? हाँ सर, लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर जाकर रुकेगा, स्पीड कम होगी, रुकेगा और फिर नीचे आ जाएगा। यही होता है हर बार। तो हो रही है किस वजह से? सर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से। जब वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है तब तो स्पीड क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। यहां पर स्पीड उसकी जीरो हो जाती है क्या? एक बहुत छोटे से टाइम के लिए स्पीड जीरो होती है, और उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद स्पीड जो है वो बढ़ना चालू होती है। ये बात हमें समझ आ रही है? अच्छा, तो मैं मान के चलता हूं कि जिस छोटे से टाइम के लिए उसकी स्पीड जीरो हुई थी, क्या उसी लोकेशन पर उसकी मैक्सिमम हाइट थी? जिस छोटे से टाइम के लिए उसकी स्पीड जीरो हुई थी, जहां पर जीरो हुई थी, क्या वही वो मैक्सिमम हाइट थी जो वो अचीव कर सकता था? अगर ऐसा मान लिया जाए, तो क्या फाइनल स्पीड को मैं जीरो ट्रीट कर सकता हूं? मैं मानता हूं कि आपने किसी पार्टिकल को एक इनिशियल स्पीड से फेंका, यू से वर्टिकली अपवर्ड फेंका आपने। मुझे समझ आ रही है ये बात,
कि अगर मैं इसको मानूं तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। और आपने डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना करा, आपने एच हाइट जो है वो ट्रेवल करी, ठीक है। और इस एच हाइट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो आपको टी टाइम, टी इज द टाइम, एच इज द हाइट ट्रेवल्ड मैक्सिमम जो आपने वर्टिकली ट्रेवल करी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं लगाऊं सर, फर्स्ट इक्वेशन थी दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आपको इसमें साइन कन्वेंशन का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्या है बच्चे, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, v u a तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो फाइनल स्पीड क्या हो रही थी सर, फाइनल स्पीड पार्टिकल ऊपर जाकर रुक जाता था तो फाइनल स्पीड हो गई जीरो, क्लियर बात है। इनिशियल स्पीड आपने u किस डायरेक्शन में दी थी सर, अपवर्ड डायरेक्शन में दी थी, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो u हो जाएगा एज इट इज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका एक्सेलरेशन था वो किस डायरेक्शन में था सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, g की वैल्यू डाउनवर्ड थी, तो इसको आपको माइनस g ट्रीट करना पड़ेगा, और टाइम तो एज इट इज है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा कि दैट स्मॉल t वैल्यू यहां से मिल सकता है दैट u इज इक्वल्स टू जी टी, और फाइनली बोलूंगा t इज इक्वल्स टू आपके पास u ओवर g। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये कहां से कहां तक का टाइम बच्चे, ये टाइम है जब आपने बॉल फेंकी और वो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, वहां तक का टाइम। बात क्लियर। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, लेट सपोज अगर मैं थर्ड फॉर्मूला यूज करूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये मिलेगा, पक्की बात है। अच्छा, यहाँ दोबारा से अब मैं अपनी इक्वेशन के हिसाब से लगाऊंगा। फाइनल स्पीड क्या है सर, जीरो है। इनिशियल स्पीड क्या है सर, यू स्पीड से ही मान के चलते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन में फेंका है और अपवर्ड फेंका है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस ट्वाइस जी की वैल्यू नेगेटिव, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आपने कहां करा है सर, आपका पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपने एच हाइट जो डिस्प्लेस करी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करी है, यानी उसको पॉजिटिव लेके चलूंगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मिलेगा मेरे पास दैट टू जी एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो यहां से जो h की वैल्यू आप देख रहे हो दैट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। तो आपने बात कर ली दो चीजें जो मुझे चाहिए थी। अच्छा, ये तो स्मॉल टी की वैल्यू है ना। अब एक थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट पास करा कि जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा सेम टाइम आपको नीचे आने में लगेगा, ठीक है। कि आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, वो जितने जिस वेलोसिटी यू से आपने फेंका उसके अकॉर्डिंग उसको जितना टाइम लगता है एक मैक्सिमम हाइट अचीव करने में, उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। ये मैंने बात बोल दी, पर अब मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ आपको, है ना। आपका ऐसे स्मॉल स्मॉल एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कि लेट सपोज एक मेरे पास प्रोजेक्टाइल है, उसको टी टाइम में ऊपर फेंका था, बताओ कितने टाइम में नीचे आएगा, ऑब्वियसली टी टाइम में आएगा। अब अगर आप ये मान के चल रहे हो कि इसको एच हाइट कवर करनी है, क्योंकि यार ग्राउंड से एच हाइट ऊपर था, और मैंने आपको क्या बोला, ऊपर क्या है, स्टेशनरी है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड। अब मैं बच्चे केस चेंज कर रहा हूं, ठीक है क्या। अब मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल है जो एच हाइट पर है, और उस हाइट पर इसके पास जो इनिशियल स्पीड है वो जीरो है, और अंडर ग्रेविटी जो है ये मूव कर रहा है। अब इसको कितना टाइम लगेगा एच हाइट कवर करने में, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का बेसिक सा मतलब होता क्या है कि आप अंडर ग्रेविटी किसी चीज को छोड़ दो इनिशियल स्पीड जीरो से, तो उसको बोलते हैं कि सर आपने फ्री फॉल करा है। बात क्लियर है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मुझे क्या चाहिए, टाइम की वैल्यू चाहिए, है ना। मुझे पता है सर, मेरे पास दो चीजें हैं टाइम निकालने के लिए, देखो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है और सेकंड इक्वेशन में टाइम आता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड पार्टिकल की जीरो है क्या, हाँ भाई जीरो है। हाइट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट इस बार हुआ माइनस एच का, माइनस क्यों यूज करा, क्योंकि इस बार आप ग्राउंड से नीचे अपने लेवल जहां से आपको प्रोजेक्ट करा गया वहां से नीचे जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ जी की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव सर, टी स्क्वायर। तो यहां से जो टी की वैल्यू मिल रही है सर, आपको टी की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है ट्वाइस एच ओवर जी अंडर रूट में। सर ये आंसर तो आ गया टी का, पर मेरा जो आंसर आया इस केस में वो एच की टर्म्स में आया, और पहले जो टी का आंसर था वो यू और जी की टर्म में था। तो किसी ना किसी तरह से एच को चेंज कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्या मैं थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ या फर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ,
वो एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी जहां एच और जी का मुझे क्या मिल जाए, रिलेशन मिल जाए। ठीक है भाई, एक काम करते हैं हम लोग, यहां से इनिशियल स्पीड आपके पास 0 थी, तो एच बाई जी के हिसाब से हम लोग एक काम करते हैं, इन फाइनल स्पीड लगा के चलते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको लगाता हूँ थर्ड इक्वेशन, दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर ऐसा मान के चले, h को कैपिटल एच लेके चलते हैं। ठीक है भाई, फाइनल स्पीड क्या होगी मुझे नहीं पता, तो मैं उसको वी स्क्वायर लेके चलता हूँ, पर इनिशियल स्पीड क्या थी मुझे पता है कि सर वो 0 थी, प्लस ट्वाइस ऑफ जी माइनस डायरेक्शन में था और डिस्प्लेसमेंट भी माइनस डायरेक्शन में था, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि सर जी की जो वैल्यू मिलने वाली है मुझे, या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वाइस जी एच। ठीक है, तो यहां से एक काम करता हूँ सर, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो एच की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाय 2g। इस वैल्यू को आप यहां से लेकर यहां सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, अगर इसी चीज को मैं ध्यान से देखूं तो ये चीज हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस, एच की जगह क्या रखेंगे, वी स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ पर आपके पास जी था ही। क्या 2 से 2 की मृत्यु होती दिख रही है आपको, बिल्कुल सर। तो अंडर रूट में बचा क्या सर, अंडर रूट में बचा ये वी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। क्या दोनों का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो ये क्या हो जाएगा, वी बाय जी। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको वही फॉर्मूला मिल रहा है वी बाय जी जो आपको पहले वाले केस में मिला था। बात क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है इस चीज में। तो इस चीज हमने प्रूफ भी कर ली है कि जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगता है सेम टाइम आपको नीचे आने में लगता है उसी हाइट एच से। आपने यू स्पीड से फेंका था, कोई हाइट एच आपने कवर करी और वहां पर जाके आप रुके। अगर उसी हाइट एच से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया जाए तो नीचे आने में भी आपको सेम टाइम लगेगा और आपकी स्पीड भी सेम होगी। देखो मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, मैंने स्पीड बोला है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। आपकी स्पीड सेम होगी, या कह सकता हूँ वेलोसिटीज जो होंगी वो अपोजिट होंगी। दोनों बातें जो है वो सही है कहना। ठीक है, तो इतना मैं समझ चुका हूं मोशन अंडर ग्रेविटी से कि नंबर वन चीज कि आप जब ऊपर जाते हो तो एक मैक्सिमम हाइट अचीव करते हो, वो मैंने निकाल लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट में जो वाई डायरेक्शन में आप मूव करें वो मैंने निकाल लिया। ये सब बातें मुझे समझ आ गई। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव कर सकते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन अगर मेरा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो एक्सेलरेशन सिर्फ उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। जैसे कि मान के चलते मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है 2 किलो का। इस पर मान के चलता हूं मैं दो फोर्सेस लगाता हूं, बच्चे ध्यान से देखना। एक फोर्स मैंने लगाई ये लगाई है मैंने 2 न्यूटन की, और एक फोर्स लगाई मैंने इस डायरेक्शन में, ये लगाई है मैंने 4 न्यूटन की। अगर तुम ध्यान से देखो दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स है। बात समझ आ गई, ठीक है। ये टेबल पर रखा हुआ और इस पर इस तरह के दो फोर्सेस जो है वो लग रहे हैं। अब मैं अगर ध्यान से देखूं सर, जो आपने बोला था कि इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ जो आपने बताया था कि सर इट इज अ 1D इक्वेशन, मतलब total summation of forces in x direction is equals to mass into acceleration in x direction, and total summation of forces in y direction is equals to mass into acceleration in y direction। ये चीजें होती हैं, इतना मुझे पता है। बात क्लियर है, एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। सही है कहानी। अगर ऐसा है तो अगर बेसिकली मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो सर एक्सेलरेशन क्या होगा, सर वो होगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बात सही है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन इसको मानते हैं एक्स डायरेक्शन, ये इसको मानते हैं वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स क्या है सर, एक्स डायरेक्शन का फोर्स है 2 न्यूटन और मास कितना है 2 kg। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आपका एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मैं देखूं यहां पर वाई डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि मास तो दोनों जगह सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब वाई डायरेक्शन फोर्स कितनी है सर, 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास, और माइनस डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा सर माइनस का, ये 2 था तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। इसका मतलब समझो आप, ये मतलब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये दो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के एक्सेलरेशन है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का कोई प्रोजेक्शन नहीं ले सकते हो। मतलब क्या हुआ
कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पार्टिकल के डिस्टेंस को चेंज करेगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन का करेगा वाई डायरेक्शन में। मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ मोशन 1D की होती है। यानी मैं इसकी स्पीड पूछूं, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड तो जीरो थी, तो एक्स की भी जीरो और वाई की भी जीरो, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, सिंपल सिंपल एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, यू की वैल्यू जीरो, तो v इज इक्वल टू एटी। यानी वाई एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो होगी क्या, 1 × t, यानी t के इक्वलेंट होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर मैं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 2 × t, यानी vy की वैल्यू हो जाएगी -2t। इस तरह से आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। तो तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों म्यूचुअली डिफरेंट बात है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर है। एक्स डायरेक्शन की फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देती है, वो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करता है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देता है। ये सारी बातें एक उसी डायरेक्शन के लिए होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स था। यहां तक अगर तुम्हें बात क्लियर हो गई है, नाउ वी कैन गो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल का बेसिक मतलब क्या है, प्रोजेक्ट करना, किसी चीज को फेंकना, सीधा सा मतलब ये है। तो जब मेरे पास कोई मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं फेंकता हूं किसी वेलोसिटी u से और हॉरिजॉन्टल से एक एंगल लेट सपोज थीटा से, ठीक है, अगर मैंने ऐसा इसको प्रोजेक्ट करा हुआ है तो उस केस में मैं बोलूंगा कि सर ये क्या है, सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब ये जाएगा कैसे सर, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा क्या, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है भाई, ऑब्वियसली कुछ इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पर आके जो होगा वो फर्स्ट कोलिजन करेगा। ठीक है, हम सिर्फ फर्स्ट कोलिजन की बात करते हैं अभी तक। अगर इन चीजों में मैं ध्यान से देखूं तो आपने, आपके पास तीन चीजें हैं जिनकी बातें पूछी जाती है। नंबर वन, कि यहां से लेके यहां तक का जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल करा है, जिसको हम बोलते हैं रेंज, कि आपने जो पत्थर फेंका वो किस रेंज तक फेंका। जैसे आप देखो जैवलिन थ्रो होता है और बॉल थ्रो होता है, डिस्क थ्रो होता है, इन सब में वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल यानी एक ऐसी चीज जो फेंकी जा सकती है उसको लेकर फेंकी तो देते हैं, तो उसका मोशन भी तो ऐसे ही होता है ना भाई। तो आप तो क्या बोलते हैं कि नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मेडल मिला था, कितनी रेंज पर आपने वो जेवलिन को थ्रो करा था जिसके लिए उनको गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक्स में। बात समझ पा रहे हो, 89 कुछ मीटर्स जो भी था, है ना, 89 84 ऐसा कुछ था ना। तो वो आपकी रेंज को बताता है कि आपने इतनी रेंज का जेवलिन थ्रो करा, इतनी रेंज का प्रोजेक्टाइल थ्रो करा। पहली चीज तो रेंज होती है। दूसरी चीज होती है कि आपका ये प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा था, इसको बोलते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट या हाइट जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। इसको कैपिटल एच से लिखते हैं और इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। तो दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है, इस पूरे मोशन में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंक के वापस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक आने में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट समझते हो ना, कोई भी चीज जब हवा में होती है तो कितनी देर तक हवा में हुई वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। ये तीन चीजें हैं जिनकी बातें पूछी जाती है, इन तीन चीजों के केसेस की बात करी जाती है, कब कौन सा ज्यादा और कम होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं, इजी चीज है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये मोशन 1D का है या 2D का है, सर पाथ में कर्व है, यानी फंक्शन जो मोशन है वो 2D में हो रहा है। लेकिन मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तो 1D में थी और मेरे पास फोर्स इक्वेशन भी 1D में थी। यानी इस 2D के मोशन को आपको दो परपेंडिकुलर 1D मोशन की तरह समझना है। आपको ये समझना है कि हालांकि ये बॉल ऐसे मूव कर रही है, लेकिन मुझे ये बात समझनी है कि हर एक टाइम टी पर जो मुझे देखना है वो ये देखना है कि किसी टाइम टी पर मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका था और वो इस तरह से ऊपर गई, किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची और फिर दोबारा उसी तरह से वापस आ गई। ये तो हुआ वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है, एक पार्टिकल इस तरह से आगे जा रहा है। ये दोनों मोशन जब मिलते हैं तब आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन जब मिलेंगे तब आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दिखाई देगा, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मिल मिल के, या बॉडी आपने देखो, रियलिटी क्या है कि सर बॉडी तो हमने किसी डायरेक्शन में ही फेंकी है,
लेकिन मुझे इसका एक सत्य ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन क्या कर सकता हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसी मोशन को दो पार्ट्स में तोड़ूंगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, अब तोड़ेंगे कैसे सर, उससे पहले मुझे वेलोसिटी को दो पार्ट्स में तोड़ना होगा। क्या मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना सिखाया आपको, कि कोई भी वेलोसिटी अगर किसी डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाती है, लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी u थी, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था वो होता था सर u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता था वो होता था u sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो है आपका, एक सेकेंड, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये ये है u cos थीटा, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट ये है u sin थीटा। ये बेसिकली है क्या, ये आपके इनिशियल पॉइंट की x डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटीज है। क्या है, x और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटीज, और इनके करस्पॉन्डिंग ही आपको क्या मिलता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मुझे एक बात समझ, मैंने क्या बोला, एक्स और वाई डायरेक्शन अलग अलग करके देखेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ सर एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हें क्या क्या पता है, सर मुझे एक्स डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड पता है जो क्या है, u cos थीटा। ठीक है भाई, और कुछ पता है, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है, सोचो, दोबारा सुनो, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम कर रहा है। अगर किसी के मन में आ रहा हो कि सर ग्रेविटी काम कर रही है, तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड काम करती है ना हमेशा, जी की वैल्यू तो ऑलवेज डाउनवर्ड है, एक्स डायरेक्शन में तो वो है नहीं। इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। बात समझ आई, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इनिशियल स्पीड मुझे पता है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि इसको यहां से लेके पूरा ये जर्नी करने में मान लेते हैं कैपिटल टी टाइम लगा होगा। अभी मैंने उसकी वैल्यू नहीं निकाली, पर मैं मान के चलता हूं कितना टाइम लगा होगा। अगर इतना टाइम लगा होगा, एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से तुम मूव कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से तुम मूव कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है, इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि सर जो 8वीं क्लास में हमें बताया गया था कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो बात सही हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि सर वेलोसिटी जो होगी एक्स डायरेक्शन में वो होगी क्या, यूएक्स के बराबर होगी, है ना भाई, क्योंकि ax की वैल्यू तो जीरो हो चुकी है। तो vx इज इक्वल टू ux, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। एक छोटा सा पॉइंट है कि ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, दैट द x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ux t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो जीरो, तो एस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एक्स इंटू टी। टी में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यानी एक्स डायरेक्शन का जो, अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे यहाँ इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, रेंज से। ठीक है, तो जो रेंज का फॉर्मूला होगा वो सिंपली होगा यू एक्स इंटू कैपिटल टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ आ रही, तो सर अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए तो रेंज तो मिल गई। बात समझ आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन से आपको दो बातें समझिए। नंबर एक, एक्स डायरेक्शन की स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती, जिस इनिशियल स्पीड से आप एक्स डायरेक्शन में फेंक रहे हो वो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, पहली चीज। अच्छा हाँ, एयर फ्रिक्शन जीरो मान के चलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल में एयर फ्रिक्शन जीरो मान के चलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमने बोली कि ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो जो डिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। ये दो बातें हमने समझ ली, किसके बारे में, ये दो बातें हमने समझ ली सर एक्स डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, अब जरा वाई डायरेक्शन की बातें कर लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन में थोड़ा आपको समझ के चलना होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या है, अपने पास एक फोर्स है, यानी वेलोसिटी चेंज करेगी क्या। वाई डायरेक्शन के बारे में मुझे क्या क्या पता है सर, वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल स्पीड है वो है u साइन थीटा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है सर, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतना हमको याद होना चाहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है हमेशा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में तुम्हें क्या पता है? क्या तुम्हें पता है वाई डायरेक्शन में जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक मैक्सिमम हाइट जब वो अचीव करता है तो वहां जाके रुक जाता है। अभी ऊपर कराया था ना पीछे वाला केस, यार मैंने तो दोबारा सुनो। मैंने जब अंडर ग्रेविटी तुम्हें मोशन कराया, इनिशियल स्पीड से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ऊपर जाके पार्टिकल रुक गया ना भाई, रुका था। तो क्या यहाँ भी ये पार्टिकल ऊपर जाके रुकता है? अगर इस फैन को मैं ऐसे फेंकूं तो क्या करेगा, ऐसे जाएगा और यहाँ रुकेगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन। एक्स में तो आगे जा रहा है, पर क्या वाई डायरेक्शन में और ऊपर हाइट अचीव नहीं करेगा? मैक्सिमम हाइट अचीव करके अब नीचे जाना चालू करेगा। यानी मेरे पास एक पॉइंट टी, किसी पॉइंट टी जिस पर आपकी हाइट मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब एट एस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एच, वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। क्या ये बात समझ आई? तो क्या अब मैं लगा सकता हूं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या मैं लगाना चाहूंगा, एक काम करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या मिलेगा सर? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। एस डिस्प्लेसमेंट होता था, ए एक्सेलरेशन, वी फाइनल स्पीड, यू इनिशियल स्पीड। साइन वाइज लगानी है भाई। अच्छा एक बात और यार, कि यार ये किस डायरेक्शन में है? क्योंकि 1D की इक्वेशन है तो सिर्फ वाई डायरेक्शन की बातें हो रही है और कोई बात नहीं हो रही है। बात क्लियर है ना? इसमें डाउट होना चाहिए। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब आपने इनिशियल स्पीड u साइन थीटा से तो फेंका है और पार्टिकल कहां पहुंच चुका है? अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है अंडर ग्रेविटी। अच्छा जी नेगेटिव है तो माइनस का जी यूज करना चाहिए मुझे, पक्की सी बात है। और एस क्या है? पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो एच क्या है इस केस में? पॉजिटिव। बात क्लियर है? तो सर यहां से अगर मैं देखूं तो ट्वाइस जी एच इज इक्वल टू, सर या तो इसको आप चाहो तो अभी यू वाई में ही रख लो, कोई इशू नहीं है, इसको बाद में चेंज कर लेंगे। इसको लिख लेते हैं यू वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? यू वाई का स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल एच की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको? यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एच। ठीक है, सॉरी टू जी। अच्छा एक बात बताओ, जो पिछले केस में तुम्हें मिल रहा था और जो इस केस में मिल रहा है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? जब मैंने आपको अंडर फ्री फॉल कराया था क्वेश्चन, तो ये सेम मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है? कुछ सेम ही है ना यार? देखो ऊपर जाके देख लेते हैं अभी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, जरा ध्यान से देखो। एच की वैल्यू वी स्क्वायर बाय टू जी, और यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? वी स्क्वायर बाय टू जी। पर हमें याद रखना है कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो एच का जो फॉर्मूला मोस्टली सारी किताबों में लिखा देखते हो वो क्या दिखा देखते हो? वी वाई की वैल्यू क्या थी? यू साइन थीटा, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। ये होगा आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब है? जब एक स्पीड u से पार्टिकल को फेंका गया है एट अ एंगल थीटा अंडर ग्रेविटी, तब का ये बच्चे फॉर्मूला है। ये अपने को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सही है कहानी यहाँ तक? एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी, बहुत अच्छी बात है। सर एक काम करते हैं, क्या मुझे पता था कि जब अब वो पार्टिकल ऊपर जाके रुक रहा है, मान के चलता हूं कि इस मोमेंट पे जो टाइम होगा वो क्या होगा? स्मॉल टी टाइम होगा। जो टाइम होगा वो क्या होगा? स्मॉल टी मान के चलता हूं। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर फाइनल स्पीड जीरो होगी, इनिशियल स्पीड आपने जो y डायरेक्शन में स्पीड दी है उसकी बात मुझे करनी होगी, और क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस डायरेक्शन में ग्रेविटी, तो माइनस जी टी। यहां से स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी सर यू वाई बाय जी। क्या वही आ रही है जो पिछले केस में आई थी? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना यार। लेकिन याद क्या रखना है, वेलोसिटी कौन सी है? अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है तो ही ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा अगर मैंने सबसे पहले आपको ये भी प्रूफ करवाया कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, तो अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो क्या ये डबल ऑफ स्मॉल टी हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ यू वाई बाय जी। अब अगर यू वाई की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला बनेगा बनेगा ट्वाइस ऑफ यू वाई की वैल्यू होती है बच्चे यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्या सबको समझ आई ये बात? हाँ ना बोलो, क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर टी की जो वैल्यू आई वो आई
ट्वाइस ऑफ u sin थीटा बाय जी। ठीक है सर, एक बात समझ आ रही है, अगर t की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं कहां, यहां, तो क्या मुझे रेंज का वैल्यू मिल जाएगी? इस t की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा? रेंज। तो ध्यान से देख, अगर जरा ध्यान से देख, रेंज की वैल्यू क्या है? ux इंटू टी। ux की वैल्यू क्या थी सर? x डायरेक्शन की वेलोसिटी, इसका मतलब इसको लिखना चाहिए u cos थीटा। और t की वैल्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लूं क्या? तो रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? ट्वाइस एज इट इज यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो साइन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा जाता है साइन टू थीटा। ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख देंगे साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज इक्वल्स टू द रेंज फॉर्मूला। मतलब एक पार्टिकल को अगर स्पीड u से किसी एंगल थीटा से अगर प्रोजेक्ट करा जाता है तो वो इस डिस्टेंस तक का ट्रेवल कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये उसकी रेंज हो सकती है। तो मेरे पास तीनों के फॉर्मूले हो गए बच्चे, रेंज का भी, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी और हाइट का भी। तीनों फॉर्मूले जो है वो मैंने लिख लिए हैं, आपको साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला ये रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये रहा और हाइट का फॉर्मूला ये रहा। अब इसमें एक छोटी सी बात ये आती है कि आपकी रेंज कब मैक्सिमम होगी, हाइट कब कब मैक्सिमम होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं यार, मैक्सिमम अगर करना है, देखो मेरे पास एक चीज है, मैं स्पीड यू से किसी पार्टिकल को फेंक रहा हूं अंडर ग्रेविटी। अगर यू स्पीड से फेंक रहा हूं तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो क्या है? सिर्फ थीटा का, कि मैं किस किस एंगल पर फेंक सकता हूं। एंगल पर फेंकना मेरा वेरिएबल है, मैं ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं, कैसे फेंकूं। सेम स्पीड यू से किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल करा जा सकता है, वो मेरे क्या रहता है? वो मेरा वेरिएबल रहता है, वो मेरे इच्छा की बात है ना। तो इस थीटा पे डिपेंडेंट मेरे को सारी बातें मिल रही है। तुम देखो, अगर u कांस्टेंट मान लूं, g पहले से कांस्टेंट है, 2p कांस्टेंट है, तो सारे के सारे फॉर्मूले थीटा डिपेंडेंट है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। और वो किस एंगल पर होती है? सर वो होती है 90 डिग्री पर। इतना तुम्हें पता है ना कि साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है बच्चे, इसी चीज को यूज करके हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे हाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की और रेंज की, और उससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको हाइट जो है वो मैक्सिमम चाहिए, इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि जो साइन कंपोनेंट है वो मैक्सिमम कर दो, उसकी वैल्यू 1 कर दो। तो साइन, अगर साइन थीटा अगर 1 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, तो वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ यू स्क्वायर बाय 2g। ये कब पॉसिबल हो पाया? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 थी, यानी थीटा क्या था? 90 डिग्री पर। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का मतलब है कि आपने पार्टिकल कहां फेंका है? सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो क्या ये वही फॉर्मूले बन के आ रहे हैं जो हमने वाई डायरेक्शन के लिए अंडर ग्रेविटी वाले पार्ट में करे थे, यू स्क्वायर बाय 2g? अच्छा, कैपिटल टी मैक्सिमम की बात करो एक बार, टी कब मैक्सिमम होगा? सर ऑब्वियसली तभी मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, तो दोबारा से यू 2u ओवर जी की बात होगी। ये भी कब? जब है जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 90 डिग्री की बात कर रहे हो। रेंज में एक बार ध्यान दो, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी अगर मुझे रेंज मैक्सिमम करनी है, इसका मतलब होगा कि मुझे यू स्क्वायर बाय 2g की बात करनी है, सॉरी यू स्क्वायर बाय जी की बात करनी है। लेकिन याद क्या रखना है कि सर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि सर 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। क्या बात समझ आई? तो जो आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, वो मिलती है आपको एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैक्सिमम हाइट अगर आपको अचीव करानी है तो वो आपको मिलेगी 90 डिग्री पर। मैक्सिमम टाइम आपको अचीव कराना है तो वो आपको मिलेगा 90 डिग्री पर। ऑब्वियसली बात, अगर मैं इसको थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करूं तो किसी भी पार्टिकल को अगर मैं वर्टिकल फेंकूंगा तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा। लेकिन क्या इस पॉइंट में, क्या इसके पास कुछ भी रेंज होगी? सर आपने अगर पार्टिकल को सिर्फ वाई डायरेक्शन में फेंका है तो एक्स डायरेक्शन में वो क्यों मूव करने लगा? नहीं मूव करेगा। इसका बेसिक सा मतलब है कि एट 90 डिग्री अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और रेंज जीरो होगी। अगर 45 डिग्री पर फेंकूंगा मैं, अगर 45 डिग्री पर फेंकूंगा तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम।
मैक्सिमम सेम स्पीड यू के लिए सबसे दूर जाके जो आपका वो प्रोजेक्टाइल है वो फेंकेगा। तो जितने भी आपके जो जैवलिन थ्रो होते हैं या डिस्क थ्रो होते हैं, स्फीयर गोला थ्रो जो भी आपका होता है, इन सब में वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं अचीव करना 45 डिग्री एंगल। जो अगर वो उन्हें पता है अगर मैं 45 डिग्री एंगल अचीव कर लूंगा तो मेरी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हर कोई चाहता है 45 डिग्री पे किसी चीज को फेंकना। इतनी बात समझ आई। तो ये दो रिजल्ट है याद रखने वाले कि एंगल 45 डिग्री पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, अगर प्रोजेक्टाइल से बच्चे क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत वैसा रिजल्ट है, समझने वाला रिजल्ट है, तो इससे आप मान के चलना कि आपको इससे एक क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है कि आपको 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल फेंका गया है। इससे आप क्वेश्चन मान के चलो कि मिलेगा ही। और मैक्सिमम रेंज के लिए क्या चाहिए, थीटा 45 डिग्री चाहिए, जिससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। बात समझ आई। अब इसी में एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। आपने बोला कि सर 45 डिग्री पर जो एंगल होगा, वो जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब क्या है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ प्लेन बना लेता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह का होने वाला है। मैंने आपके सामने प्लेन बना दिया। ठीक है, आपने बोला सर कि 45 डिग्री पर अगर मैं फेंक दूं कुछ इस तरह से, तो मुझे क्या होगा, ये 45 तो नहीं लग रहा, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। इसका मतलब है पार्टिकल जैसा भी जाएगा सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। यानी अगर मैं अब इस एंगल को बढ़ाऊं, अब इस एंगल को अगर मैं बढ़ाऊं, तो क्या पार्टिकल थोड़ा नीचे आके गिरेगा। लेट सपोज मैंने इस एंगल को 45 से अल्फा बढ़ा दिया, ये जो एंगल है क्या है, अल्फा एंगल ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा सर, पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा। हाइट आपको ज्यादा मिल सकती है 45 डिग्री पर, क्या आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है, नहीं। तो हाइट आपको ज्यादा मिल सकती है, लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज तो भाई 45 डिग्री पर ही ज्यादा होगी। ये बात हमें समझ आ चुकी है। तो कुछ पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा और मान के चलता हूं कि कुछ यहाँ आके गिर जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से गिर जाएगा। मैक्सिमम रेंज तो देखो वहीं मिलने वाली थी, कुछ इस तरह से गिर गया, कोई इशू नहीं है। एक काम करता हूं सर, इसी को दोबारा से अल्फा एंगल नीचे करने की कोशिश करता हूं। ये भी एंगल जो है वो भी अल्फा लेके चलता हूं। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, ये इस तरह से मूव करेगा और इस तरह से कुछ, क्योंकि मैक्सिमम से तो कम ही जाएगा ना यार, तो मैक्सिमम से कम जाके मैं मान के चलता हूँ कुछ इस तरह से गिरेगा। तो क्या मुझे एक बात समझ आ रही है यहाँ पर कि सर अगर मैं अल्फा एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कहां से, 45 से, तो रेंज का क्या होगा। अगर मैं देखूं दोनों के लिए, ठीक है, पहले ब्लैक वाले के लिए चेक करते हैं, फिर रेड वाले ग्रीन वाले पाथ के लिए चेक करेंगे। तो रेंज का जो फॉर्मूला था सर वो था यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला था। अगर मैं यहाँ साइन ऑफ 2 थीटा की जगह यहाँ लिख दूं, क्योंकि मैंने बोला 45 से अल्फा एंगल ज्यादा है, यानी मैं साइन ऑफ ट्वाइस 45 प्लस अल्फा, इस तरह से लिखना चाहिए क्या मुझे, एंड होल डिवाइडेड बाय जी। ये होगा रेंज ब्लैक वाले पाथ के लिए। तो इसको मैं लिख लूं यू स्क्वायर, ये बेसिकली हो जाएगा साइन 90 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। बच्चे साइन 90 प्लस थीटा का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, ये वैल्यू हो जाएगी ब्लैक पाथ के लिए। आपको रेंज का फॉर्मूला मिल जाएगा अगर आप अल्फा की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हो यहाँ पर। तो अब एक बार ग्रीन पाथ की बात करते हैं। सर ग्रीन पाथ की अगर बात करूं तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो दोबारा से सेम चीज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन इस बार मेरा थीटा कितना है सर, इस बार मेरा जो थीटा है वो 45 से अल्फा एंगल कम है, यानी यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ 45 माइनस अल्फा एंगल है मेरे पास इस बार। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय जी। अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो रेंज एक बार देख क्या बन रही है सर, ये बन जाएगी यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय जी। अगर आपको पता हो तो साइन 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो ये भी बनेगा साइन 2 अल्फा बाय जी। क्या याद रखनी है बात कि साइन 90 प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। साइन नहीं होगा, कॉस होगा। ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या दोनों रेंज बराबर मिल रही है मुझे, दिस इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब क्या है,
कि अगर आप 45 डिग्री लाइन से अल्फा एंगल आगे और अल्फा एंगल नीचे दो प्रोजेक्टाइल अगर थ्रो करोगे तो वो सेम रेंज पर जाकर मिलेंगे या सेम लोकेशन पर जाकर ब्लास्ट होंगे। लेट्स सपोज मैंने 45 डिग्री मुझे पता था मैक्सिमम था, अब मुझे 45 डिग्री मैक्सिमम से कुछ डिस्टेंस पीछे जाकर यहाँ पर लेट्स सपोज बॉम्ब फोड़ना है, तो मुझे ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर चाहिए। तो मेरे पास ये करने के दो चॉइसेस हैं, या 45 डिग्री प्लस अल्फा से भी फोड़ा जा सकता है, 45 डिग्री माइनस अल्फा से भी सेम चीज करी जा सकती है, क्योंकि मैंने अभी प्रूव करा कि अगर प्लस अल्फा माइनस अल्फा दोनों यूज करें सर तो एंगल जो रहता है, जो रेंज रहती है वो सेम मिलती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, कि 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा दोनों पे जो रेंज होती है वो सेम मिलती है, वो भी 45 पे मैक्सिमम है ना भाई। बेसिक से मतलब समझ कि इनिशियल लाइट सपोज मैंने अगर 90 डिग्री पे फेंका था तो रेंज जीरो थी, उससे थोड़ा आगे करा तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, फिर और आगे करा तो ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, फिर और आगे करा तो ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, और आगे करा तो ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? 45 में मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? और उसके बाद ये पीछे आना चालू करेगा फिर से, अब तुमने और नीचे करा तो अब ये ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको दो ऐसे एंगल मिल सकते हैं जहां पर जो वैल्यूज हो वो रेंज की सेम हो। हर एक रेंज के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, सिर्फ दो वैल्यूज को छोड़ के, मैक्सिमम रेंज और जीरो रेंज, क्योंकि जीरो रेंज हमेशा 90 डिग्री पर मिलेगी, मैक्सिमम रेंज हमेशा 45 डिग्री पर मिलेगी। इसके अलावा अगर पार्टिकल कहीं भी जा रहा है तो दो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं थीटा के। बात क्लियर हुई है? चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये सब बातें समझ ली। अब एक चीज और समझनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि यार एक बात सोच, जब ये पार्टिकल ऐसे जैसे ऊपर जा रहा है इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखियो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना। जब ये पार्टिकल इस तरह से ऊपर जा रहा है तो आपसे थोड़े बहुत ना ट्रिकी क्वेश्चन कुछ इस तरह के पूछ जाते हैं कि आप इस चीजों को सही से समझ पाए हो नहीं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज करती थी क्या? नहीं सर। तो यूएक्स तो सेम था, तो अगर पार्टिकल जब यहां आया होगा तब भी इसके पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, जो क्या होगी? यूएक्स ही होगी। मुझे एक बात समझनी है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या चेंज करती थी? हाँ सर, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज करती थी। जब यहां से ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी। मैक्सिमम पॉइंट पर क्या चीज जीरो है? सर मैक्सिमम पॉइंट पर वाई डायरेक्शन की स्पीड जीरो है, पर क्या एक्स डायरेक्शन की स्पीड अभी भी वही है जो पहले थी? तो अगर आपसे दो चीजें पूछी जाती है कि क्या वाई की मैक्सिमम हाइट पर क्या स्पीड जीरो होती है? नहीं। क्या मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है? नहीं। क्या मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है? करेक्ट, ठीक है। सिर्फ एक वेलोसिटी जीरो हो रही है मैक्सिमम हाइट पे, दैट इज कॉल्ड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, या वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपकी जो है वो होती है कम, बाकी और कुछ कम नहीं होता। बात क्लियर है ना। तो ये बात अपने को समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद स्पीड वेलोसिटी का क्या होता है? वाई डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती थी? हाँ सर बढ़ती थी, कुछ इस तरह से बढ़ती थी। और क्या मैं कह सकता हूँ कि सेम लेवल पर आकर जो होती थी वो स्पीड सेम हो जाएगी? क्या तुम्हें पिछले केस में मैंने बताया था कि वाई डायरेक्शन में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी पार्टिकल को अगर फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, वापस जब आएगा तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी। और ये सिर्फ इस हाइट पर पॉसिबल नहीं है, अगर आप किसी भी हाइट पर बात करो, अगर मैं इस हाइट पर बात करूं या मैं इस हाइट पर बात करूं, किसी भी वैल्यू पर, किसी भी हाइट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी हमेशा सेम होता है। यानी मैं कह सकता हूं किसी भी हाइट पर, किसी भी प्रोजेक्टाइल में, किसी भी वर्टिकल हाइट पर, सेम हाइट पर दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पीड मिल सकती हैं। दो डिफरेंट टाइम के लिए स्पीड जो होगी वो क्या होगी? स्पीड एग्जैक्टली सेम होगी, वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी। बस क्या चीज चेंज कर जाएगी? एंगल चेंज कर जाएगा जिस एंगल से वो पार्टिकल जा रहा है। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पार्टिकल इस पॉइंट पर कहां से जा रहा है? सर इस पॉइंट पर पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पॉइंट पर कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखूं तो क्या हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे सर। ये इस डायरेक्शन में एंगल होगा, ये इस डायरेक्शन में एंगल, तो सर इनिशियल वाला भी क्या सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इनिशियल वाला भी डायरेक्शन सेम होता है। तो जब ये पार्टिकल आया, अगर ये एंगल बच्चे थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और थोड़ी सी ज्योमेट्री देखूं तो ये अपोजिट एंगल हो गए, तो ये एंगल भी थीटा है। इसका मतलब समझो कि जिस स्पीड से पार्टिकल प्रोजेक्ट करा जाता है उसी स्पीड से वापस आता है, एंगल भी सेम बनाता है, एंगल भी सेम बनाता है, ठीक है।
तो यहाँ जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, इसको मैं यू वाई भी लिख सकता हूं, पर याद क्या रखना है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। पहले आपकी यू वाई अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अब आपकी यू वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। बात क्लियर है। एक छोटी सी चीज प्रोजेक्टाइल में जो आप लिख सकते हो वो ये है कि सर बहुत बार ना ऐसा पूछ सकते हैं कि लेट सपोज वेलोसिटी का एंगल ये था, तो ये एंगल जो वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा मान लेते हैं, बार बार चेंज हो रहा है, किसी भी टाइम टी पर क्या मैं किसी एंगल की वैल्यू बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकती हूँ। देख बेसिकली हो क्या रहा है, तेरे पास दो कंपोनेंट थे, एक तो था यू एक्स और एक था यू वाई। क्योंकि यू वाई चेंज हो रहा था इसलिए बार बार इस अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही थी। एक काम करते हैं, लेट सपोज अगर मैं बात करूं टेन अल्फा, सर टेन एंगल बताया था, टेन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा यू वाई अपॉन यू एक्स। यू वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं फाइनल स्पीड किसी भी टाइम टी पर, तो क्या लिख सकता हूं, इसको वी वाई लिखना चाहिए मुझे। तो वी वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू एक्स। यानी टेन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चे यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय यू कॉस थीटा। किसी भी एंगल थीटा से जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा जाएगा स्पीड यू से, तो किसी भी टाइम टी से जो वेलोसिटी बनाएगी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, यू साइन थीटा माइनस जीटी डिवाइड बाय यू कॉस थीटा। समझ में क्या आ रहा है, एक्स वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही, वाई वैल्यू चेंज होती है यू साइन थीटा माइनस जीटी के हिसाब से, तो अल्फा वैल्यू निकाल ली, क्या बड़ी बात है। समझ आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। करेक्ट। इसके बाद एक छोटी सी चीज और है जो प्रोजेक्टाइल में होती है, जो हालांकि थोड़ी कह सकता हूं मैं कि थ्योरेटिकल है हल्की सी, ठीक है, करा देते हैं ताकि अपने का कंप्लीट हो जाए। पर अगर तुम बोलो कि उसके रिजल्ट कभी कभी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन उससे डेरिवेशन से रिलेटेड कोई चीज कभी भी आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि लंबी चीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का बेसिक सा मतलब होता है कि कोई पार्टिकल स्पेस में किस तरह से मूव कर रहा है। स्पेस मतलब क्या, इस सराउंडिंग में। जैसा आपने बोला कि सर ये पार्टिकल यहां से शुरू करता है और इस तरह से मूव करके यहां तक जाएगा, ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये आप जो दिखा रही हो, क्या दिखा रहे हो सर, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूँ ना, किसके, पार्टिकल के। क्या मैं पार्टिकल का मोशन दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर? बिल्कुल सर। तो ये जो आप दिखा रहे हो ये पार्टिकल के एक्स और y कोऑर्डिनेट दिखा रहे हो। तो द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इतना अपने को याद रखना। एक बात बता, क्या x डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट थी? हाँ सर। तो x डायरेक्शन में चला हुआ जो डिस्टेंस है, क्या उसको लिख सकता हूँ x डिवाइड बाई टी? किस कोई भी अगर आप x डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, लेट सपोज यहां से लेकर यहां तक मैंने x डिस्टेंस ट्रेवल करा, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मुझे t टाइम लगा, तो लिख सकता हूँ ux इज इक्वल टू x बाई टी। तो यहाँ से t क्या लिख सकता हूँ, x बाय यू एक्स लिख सकता हूँ, या इसको लिख सकता हूँ x अपॉन यू एक्स की वैल्यू क्या थी, u ऑफ cos थीटा। इस तरह की बात करी जा सकती है, बिल्कुल सर। एक बात बता, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ इसको s y इज इक्वल टू क्या था, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कैसी तरह से लिखते थे? एक काम करिए, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे बस, और कुछ नहीं। तो y क्या आ जाएगा सर, यू वाई की वैल्यू थी u ऑफ साइन थीटा, t की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय u ऑफ cos थीटा माइनस वन बाई टू जी, t की वैल्यू दोबारा से स्क्वायर करना यानी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या u और u की मृत्यु हो जाती है यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या बचता है, x टेन थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है बच्चे, साइन ये रहा cos ये रहा, साइन बाय cos क्या होता है, tan थीटा, माइनस का वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कभी एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बस बस आपको ये बताना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसमें से कौन सी है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, अगर लेट सपोज मैं एक्स tan थीटा कॉमन ले लूं इस पूरी इक्वेशन से, तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा वन माइनस जी, एक x तो कट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉमन लिया है तो यहाँ पे x tan थीटा का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए भाई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की एक पावर से एक पावर कट जाएगी,
है ना भाई। टेन थीटा को बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की क्या एक पावर कट गई, ध्यान से देख, एक पावर कट गई ना भाई। अब कटने के बाद बचा क्या सर, ये बचता है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स। एक काम करूँ, जी को नीचे लेकर लिख दूं, इसको क्या ऐसे ले सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी। क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, इस वाले जी को मैंने बस नीचे ला के रख दिया, कोई चीज तो नहीं है। अगर ध्यान से देखूं तो एक किसी चीज को क्या ले सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, क्या था बच्चे, साइन टू थीटा, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। ये फॉर्मूला क्या जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों भाई, क्या हाँ सर जाना पहचाना सा लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, क्या सर ये रेंज का फॉर्मूला था, यस। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, दिस इज कॉल्ड माय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एज वेल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखने के दो तरीके, एक तो वो बड़ा तरीका जो आपके बिल्कुल एंगल वेंगल के साथ है, और एक तरीका जहां ये है जिसमें आपके पास रेंज एक्स और थीटा की बात हो रही है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि मान लो कि आपके पास जो मैक्सिमम रेंज हो सकती थी वो हो सकती थी कैपिटल आर। ये मैक्सिमम रेंज डिसाइड कैसे हुई, जब भी आपने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल से फेंका और यू इनिशियल स्पीड से फेंका, क्या फेंकते ही रेंज डिसाइड हो गई, हाँ। अब ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग दैट रेंज किसी भी पोजीशन एक्स पर y की क्या पोजीशन है, क्योंकि y की पोजीशन वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो किसी भी x वैल्यू पर y की क्या वैल्यू होती है वो बताती है मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हर x वैल्यू पर मुझे y की वैल्यू बताती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। u फिक्स है, थीटा फिक्स है, वेरिएबल क्या है x, और x के करस्पॉन्डिंग आंसर किसका मिलेगा, y का। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आप समझ सकते हो। डेरिवेशन ऑब्वियसली इसकी नहीं आएगी, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकते हैं एट मैक्स, अगर पूछा भी तो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से वो क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये कि चीजें मैक्सिमम कब होती है, तो सर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम है और 90 पर हाइट और टाइम मैक्सिमम है। इन तीनों के डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि आर टी और एच का फॉर्मूला क्या है ये बता दीजिए। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ये वाली चीज कि भाई एंगल कम ज्यादा करने से रेंज सेम मिल रही थी, सेम एंगल ऊपर नीचे करूंगा रेंज सेम मिलती है। और पूछा जा सकता है कि भाई मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या कभी चेंज होती है, नहीं होती। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है, हाँ होती है। मैक्सिमम हाइट पर जीरो होती है, क्या मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जीरो है, नहीं। क्या मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं। एक्सेलरेशन क्या है जी, और ये तो पूरे ड्यूरेशन के लिए है ना, ये तो हमेशा ही क्या मतलब जी लगी रहा था ऑलवेज। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं। जो भी एक्सेलरेशन है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, अगर एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो ये सब आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग समझनी है। किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड सेम होती है क्या, सॉरी, किसी भी वर्टिकल लेवल पर वर्टिकल हाइट पर स्पीड सेम होती है क्या, होती है सर। वेलोसिटी सेम होती है क्या, होती है क्या सर। एंगल सेम होता है, नहीं, एंगल अपोजिट होता है। जैसे एंगल का मैग्नीट्यूड सेम है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, पर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो इस डायरेक्शन के साथ बना रहा है। तो थीटा और माइनस थीटा में जो है वो चेंज हो जाता है। अगर एक्स डायरेक्शन के साथ में एंगल देखूं तो पहले पॉजिटिव एंगल 30 था तो अब नेगेटिव एंगल 30 हो जाएगा, इतना सा फर्क आता है। थीटा कैसे निकालते हैं सर, ऐसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये रही। यही सब बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, किसके केस में बच्चे, प्रोजेक्टाइल के केस में। अब प्रोजेक्टाइल में होता है क्या, आपसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, प्रोजेक्टाइल में बहुत बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पहली बात तो समझ के रखो। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक पूछा जाएगा। हालांकि प्रोजेक्टाइल में वैसे तीन केसेस बनते हैं मेरे पास। तीन केसेस क्या बनते हैं कि एक तो मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी पार्टिकल को थ्रो करूं। तीन केसेस मैं आपको समझा देता हूं जो बनते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपके एग्जाम का जो लेवल है उस हिसाब से आपसे कुछ भी ऐसा पूछा जाना चाहिए। ठीक है भाई, तीन केसेस होते हैं प्रोजेक्टाइल में इन जनरल। पहला केस क्या होता है, जब किसी पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी एंगल थीटा से फेंको, किसी पार्टिकल को आपने यू स्पीड से थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल लेवल पे फेंका है तो ऑब्वियसली यहां ही चलेगा और घूम फिर के ऐसे ही वापस आ जाएगा। ठीक है, एक होता है कि आप एच हाइट से ट्रेवल, किसी एच हाइट से पार्टिकल को छोड़ो। अब छोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इसको इनिशियल स्पीड जीरो से छोड़ो, इसको बोलते हैं हम फ्री फॉल, जब इनिशियल स्पीड जीरो से छोड़ा। दूसरा तरीका है कि कुछ इनिशियल स्पीड दे के छोड़ो। ठीक है,
तो ये फ्री फॉल नहीं है क्योंकि आपको स्पीड से छोड़ा गया, ठीक है। लेकिन क्या दोनों ही में अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हो तो हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। इनिशियल स्पीड पता है, जी पता है, एच पता है। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास 5 वेरिएबल है, कोई 3 वेरिएबल अगर आपको पता चल जाए तो बाकी के 2 आप निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ देखूं तो इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है और हाइट पता है, तो बाकी के 2 आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ देखूं तो इनिशियल स्पीड पता है, थीटा पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो बाकी के 2 आ जाएंगे। एक चीज क्या होती है, जब आप इसी हाइट से पार्टिकल को फिर से किसी एंगल थीटा से फेंक देते हो तो क्या होता है, पार्टिकल कुछ इस तरह का मोशन करेगा। पहले ऊपर जाएगा, ये आपने हाइट एच से फेंका था मान लो, किसी बिल्डिंग से आपने किसी एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो कुछ ऐसे जाके यहाँ पर जाएगा, उसके बाद क्या और नीचे मूव करता रहेगा कुछ इस तरह से। तो ये इसका कंटिन्यूअस मोशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इतना साफ ड्राइंग नहीं बन पाया पर मेरी बात समझो, इस तरह का मोशन होता है। लेकिन ये इसकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होती है, आई डोंट थिंक आपसे कभी पूछा जाएगा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन लगा रेलेवेंट कराने लायक तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में समझने वाली बातें हमने सारी समझ ली है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड सीधे सीधी चीजें ही पूछी जाएंगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के फॉर्मूले समझ आने चाहिए और रटे होने चाहिए। अगर वैल्यू मिल जाए यू थीटा की, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक बात और सोचो, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मोशन है तो वो आपको स्पेशली कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि भाई जी की वैल्यू ये है। आपको पता है, अगर उन्होंने बोला है कि जी की वैल्यू 10 लो तो आपको 10 लेनी है। अगर नहीं बोला है तो आपको जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलनी है। अगर आपको पेपर में दिया जाता है कि आपको 10 लेकर चलनी है तो आप 10 लेकर चलिए। जहां तक 95% केसेस में वो 10 ही लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको उनको कैलकुलेशन आपकी इजी करानी है। ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं। 9.8 अगर मैं लूंगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो 95 टू 99% केसेस में वो जी की वैल्यू खुद से बोल देंगे कि 10 लेकर चलो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर योर प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपको बेटा सेशन समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आई होप इससे आप क्वेश्चन वगैरह करो, आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कुछ नहीं समझ आए तो वी कैन डिस्कस इन द discussion section. So thank you so much for your time. This is Prashant Gupta signing off. Bye. Take care. Allah Hafiz.